नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे। जी हाँ, आज है नारियल दिवस और इसके लिए हमारे तमाम जो किसान हैं, दर्शक हैं, जो नारियल की खेती करते हैं, वो बधाई के हकदार भी हैं। आपको बता दें, वर्ष 2009 में नारियल दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि नारियल की खेती को किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से इसकी जानकारी जो है वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और आज के समय में अगर बात की जाए तो हमारा जो देश है वो एक अग्रणी स्थिति में नजर आता है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और खासतौर से अगर बात की जाए नारियल दिवस की, तो यहाँ आपको बता दें कि आज गुजरात के जूनागढ़ में नारियल विकास बोर्ड द्वारा एक केंद्र का भी लोकार्पण किया गया, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से देखिए जो नारियल की खेती है वो हमारे किसानों को लाभ पहुंचा रही है। आपको बता दें, इसमें करीब 52.17% जो है वो मैग्नीज पाया जाता है। पोषक तत्वों की अगर बात की जाए 38% से ज्यादा जो कॉपर की उपस्थिति इसमें रहती है और 24% करीब आयरन भी है। इसके अलावा जिंक की हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, ये सभी जो पोषक तत्व हैं ये इसमें पाए जाते हैं, जिस वजह से लगातार इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज कृषि मंत्री ने भी, जैसा हमने आपको बताया, जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान जो लोकार्पण किया केंद्र का जूनागढ़ में, इस दौरान किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें वहां भी इस बात को उठाया गया कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो नारियल की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। और इस वर्ष भी जो इसकी थीम रखी गई है, हर वर्ष एक अलग थीम रखी जाती है, तो उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि किस तरीके से जो खुशहाल भविष्य और नारियल की जो खेती है वो जीवन के लिए और बेहतर हो सकती है। इस दिशा में हमें काम करना होगा और हम देखते हैं हमारे देश में किस तरीके से लगातार इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उनके जो परिणाम हैं अब हमारे सामने भी आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई आज के दिन की जो विशेष रहा। एक बार फिर से आप सभी को नारियल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसा हमने आपको बताया आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे इस पर नजर डाल लेते हैं। आज आपको हम जानकारी देंगे सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में और साथ ही बात होगी सेब के बागों में कीटों की रोकथाम को लेकर। तो विषय आपने जान लिया। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सिंह। और साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर जेवर हुसैन भट्ट जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग, जम्मू कश्मीर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर भट्ट। तो इनसे भी हम जानकारी लेंगे आज। और जैसा हमने आपको बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि हमारे जो किसान हैं अब वो अलग अलग पद्धतियों पर जा रहे हैं या तकनीक की हम बात करते हैं, और उसी में जो काफ़ी मुनाफा हमारे किसानों को देती है वो तकनीक है संरक्षित खेती की। और ये तकनीक कुछ ऐसी नहीं कि जिसकी जानकारी किसान को नहीं हो पाती, लेकिन जितनी ज़्यादा जानकारी आपको रहेगी उतना ज़्यादा जो मुनाफा है वो आपका बढ़ सकता है। आज के समय में डॉक्टर सिंह अगर हम देखते हैं सब्जियों की संरक्षित खेती की अगर बात की जाए, किस तरीके से किसानों के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि लाभ का जरिया बना हुआ है। जी, आपने सही कहा। जो संरक्षित खेती है वो एक इस तरह की व्यावसायिक खेती है सब्जियों की कि जहाँ पर किसान एक सापेक्ष रूप से थोड़ी सी अधिक लागत लगाकर एक संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस कहते हैं। और इस संरक्षित अवस्था में खेती को पूरे वर्ष भर किया जा सकता है। जी, आप देखते हैं जैसे मौसम पर्यंत या मौसम अनुकूल खेतियाँ होती हैं, उनमें 4 महीने 6 महीने के बाद वो फसल खत्म हो जाती है और फसल की जो आवक होती है वो एक ही साथ आती है। इससे क्या होता है कि जब किसान अपना बाजार में सब्जी लेकर जाता है तो वो सारी सब्जी एक साथ बेचनी पड़ती है और उसके दाम कम हो जाते हैं। जी, अपेक्षित रूप से कम हो जाते हैं क्योंकि उसकी मांग उतनी नहीं होती है और सब्जी की आयात बहुत ज्यादा होती है। लेकिन संरक्षित खेती में जो उत्पाद है वो लगातार निकलता है और लगातार रोजाना उसकी उपज होती है और रोजाना तुड़ाई होती है और उसको रोजाना बाजार ले जाया जा सकता है, जिससे बाजार में किसी भी वस्तु की जो आवक है वो बहुत ज्यादा नहीं होती और लगातार आती रहेगी, तो वो किसान को लगातार आमदनी मिलती रहेगी। संरक्षित खेती का यह सबसे बड़ा फायदा है कि जो किसान हैं उनको
ना कि फसल कटाई के बाद में एक साथ एक मुश्त आमदनी हो, बल्कि जो वर्ष का समय है जी। उसमें लगातार आमदनी होती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं किसान को हर समय अपने जेब से ही पैसा खर्च करना पड़ता है खेती के लिए, जी। तो अगर उसको आमदनी भी हर समय होती रहेगी तो उस पर इस खर्च का भार एक साथ नहीं पड़ेगा। यानी साल भर देखिए जो आमदनी का जरिया है वो एक किसान को मिल जाता है। और जैसा डॉक्टर सिंह ने हमें बताया कि अगर आपकी जो सब्जी है, क्योंकि हम देखते हैं बेमौसमी सब्जियों की खेती अब बड़े पैमाने पर हमारे किसान करते हैं, तो उसका जो बेहतर विकल्प है वो है संरक्षित खेती। इस बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम इनसे जानेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। संरक्षित खेती का मतलब सब्जी फसलों को जैविक और अजैविक कारकों से सुरक्षा देते हुए खेती करना है। इसमें किसान खासकर पॉली हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी लाभ लिया जा सकता है। हालांकि पॉली हाउस में सब्जियां उगाना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार ये संरचना बना लेने के बाद लंबे समय तक लाभ लिया जा सकता है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है, जो कि कम सघनता वाले पॉलीथीन, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीटरोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और फॉगर व ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दे को गिरा दिया जाता है, जिससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इस तकनीक में तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। इसके अलावा किसान दूसरी तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें लागत कम आती है। ऐसी तकनीकों में इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस और लो टनल जैसे विकल्प शामिल हैं। इन तकनीकों के जरिए की गई खेती में नुकसान की आशंका कम रहती है, साथ ही फसल की गुणवत्ता और मात्रा भी बेहतर मिलती है। इन सुरक्षित ढांचों में खेती करने के लिए सबसे पहले सब्जियों की पौध प्लग ट्रे में तैयार की जाती है। उसके बाद पौधों की उपयुक्त संरक्षित तरीके से रोपाई की जाती है। हालांकि इन तकनीकों के बावजूद किसानों को फसल निगरानी और रखरखाव पर समय समय पर ध्यान देना होता है। तो जाना आपने किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो सब्जियों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग विकल्प आपके पास हैं और इसकी जानकारी जैसे जैसे आप लेते जाएंगे तो यहाँ देखिए आपका जो मुनाफा है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही जब हमारे किसान मुनाफे के लिए जो बागवानी करते हैं, अलग अलग फलों की खेती करते हैं, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कैसे उनका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। और जो हमारे किसान सेब की खेती करते हैं वहाँ पर किस तरीके से कीटों की रोकथाम की जा सकती है, इस बारे में भी डॉक्टर भट्ट आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। क्योंकि किस तरीके, अगर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरह का नुकसान जो है वो सेब की फसल में हमें नजर आता है कीटों की वजह से, या कितना नुकसान, अगर कोई यहाँ पे आंकड़ा आप देना चाहें, कितना हो सकता है? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेवर हुसैन भट्ट है। मैं श्रीनगर कृषि विश्वविद्यालय जी, जो हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें मैं एक सीनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी हूँ जी। और प्रेजेंटली मैं केवीके अनंतनाग, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में केवीके है, उसमें पोस्टेड हूँ। सबसे पहले जब मैं इंट्रोडक्शन अगर देना चाहूँ अपनी एप्पल इंडस्ट्री का, जी। हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है वो इस वक्त भी 20,000 करोड़ की है। जी। 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री को हमारा जो टारगेट है, जो अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो फार्मर्स इनकम को डबल करने का जो टारगेट दिया हुआ है, उसके तहत जो कोशिश हो रही है, यहाँ पर हमने कश्मीर वैली के अंदर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन इन एप्पल मुतारिफ कराई है, इंट्रोड्यूस कराई है। उसके अंडर में जो फार्मर्स की इनकम है वो बहुत बढ़ गई है। जी। मतलब जो एप्पल इंडस्ट्री हमारी कुछ साल पहले 7,000-8,000 करोड़ तक थी, वो आज 20,000 करोड़ पर है। और हमारा टारगेट है, हमारी यूनिवर्सिटी का टारगेट है, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि विद इन 2-3 इयर्स हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे जी। और हम वो टारगेट अचीव कर रहे हैं। मतलब आप ये एप्पल के अंडर हमें 500 करोड़ के पेस्टिसाइड्स
अराउंड 500 to 700 करोड़ के खाली पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। जी। तो इतनी बड़ी पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्री है। और सबसे जो मेन कॉन्स्टेंट है हमारी यहाँ एप्पल कल्टीवेशन में, हमें स्कैब होती है, एप्पल स्कैब। जी। एप्पल स्कैब की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े की भी। चलिए इस बारे में भी और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर भट्ट, लेकिन जैसा आपने कहा कि करीब 20,000 करोड़ रुपए की अगर हम पूरे देखते हैं जो हमारे सेब के कारोबार को अगर देखा जाए, और वहां पर इसमें जो हमारे कीटनाशकों की हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर कीट हमारे फल में लग गया तो जाहिर तौर पर उतना अच्छा बाजार भाव जो है वो किसान को नहीं मिल पाएगा। आवश्यकता यही कि उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और कैसे जो सेब के मुनाफे की मिठास है उसको बढ़ा सकते हैं। इस बारे में और जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। डॉक्टर्स कहते हैं अगर स्वस्थ रहना है तो रोज सेब खाओ, लेकिन इसके लिए जरूरी है सेबों का खुद स्वस्थ होना। भारत में सेब मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उगाया जाता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में भी सेब का उत्पादन किया जाता है। लेकिन हर साल रोग और कीटों के कारण किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सेब में खासकर पतझड़ व धब्बा रोग ज्यादा देखा गया है। इस रोग के लक्षण पत्तियों व फलों पर दिखाई देते हैं, जो फफूंद जनित बीजाणुओं से होता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बगीचों से खरपतवार हटाएं। सर्दियों में पौधों की सही काट छांट करें, जिससे हवा व धूप का प्रवाह बना रहे। इसी तरह सेब में स्कैब रोग से भी काफी हानि देखी गई है। ये रोग पत्तियों, फलों व हरी टहनियों में होता है। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन वाले क्षेत्रों में 80 के दशक में इस रोग ने महामारी का रूप ले लिया था, जिससे बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन आज भी फसल पर इस रोग का खतरा बना रहता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर 10% यूरिया के घोल का छिड़काव गिरी हुई पत्तियों पर करना चाहिए, जिससे पत्तियां जल्दी सड़ जाएं और रोग को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा सेब में चूर्णिलासिता रोग, कैंकर रोग, एप्पल रूबरी वुड रोग के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। फसल को इन रोगों से सुरक्षा देने के लिए बाग में साफ सफाई रखें, क्योंकि मिट्टी में प्राथमिक इनोकुलम यानी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड बढ़ जाए तो रोग लगने की आशंकाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए रोगग्रस्त पौधों के हिस्सों को नष्ट कर दें और दवा का इस्तेमाल करने के पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। तो जाना आपने किस तरीके से अगर आप सेब की बागवानी करते हैं तो बेहतर प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छा फलन आप ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि जिस खेत में सेब का पौधा लगाया जाता है और फल फूल पौधे को फल को मजबूत करने के लिए जो हमारे रासायनिक खादें होती हैं या कार्बनिक खादें होती हैं, उसमें अगर कमी आ जाए, बोरान जैसे चीजों में कमी आ जाएगी तो हमारे फल पे इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर भट्ट क्या जानकारी देना चाहेंगे? अगर हम सेब का पौधा हम लगाते हैं और उसमें चाहते हैं कि अच्छा फलन भी उसमें हो, लेकिन जब खाद की बात हम करते हैं और बोरान जैसे पोषक तत्व की अगर कमी है तो उसका प्रभाव क्या हमें नजर आ सकता है? जी, बोरॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बोरॉन इज ए वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर एप्पल कल्टीवेशन और उसका एक खास रोल है पोलन डेवलपमेंट में। जी। जब हमारा पिंक बर्ड का स्टेज होता है एप्पल फ्लावरिंग में, उस टाइम हम हमारी यूनिवर्सिटी की एक रिकमेंडेशन है कि हम अपने फार्मर्स को कहते हैं कि आप फोलियर स्प्रे, आप फूलों पे छिड़किए बोरॉन। तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा पोलन डेवलप हो जाता है, उससे पूरी तरह से पॉलिनेशन हो जाती है, हमारा फ्रूट सेट बढ़ जाता है। और फ्रूट सेट होने के बाद भी हमारी रिकमेंडेशन है कि हम बोरॉन की स्प्रे करें पौधों पर। उससे क्या होता है कि अदरवाइज जो हमारे मिस शेप फ्रूट्स होते हैं, जिनको मंकी फ्रूट्स कहते हैं, वो इरेगुलर शेप उनकी होती है, उनकी वो प्रॉपर शेप नहीं होती है। जब हम बोरॉन का स्प्रे करते हैं तो फ्रूट्स भी हमारे, उनके लोबस पूरी तरह अच्छी तरह से बढ़ जाते हैं, उनकी अपीयरेंस, उनका जो आगे जो बीमारियां हैं उनसे वो बच जाती हैं। इसलिए बोरॉन एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको हम किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते हैं और एप्पल में ये हर हाल में लगाना है।
चलिए, बिल्कुल संतुलित मात्रा का देखिए हमें प्रयोग करना चाहिए बोरोन की, जिसका प्रभाव अगर आप उसकी कमी कर देते हैं तो किस तरह का असर हो सकता है, ये डॉक्टर भट्ट ने हमें यहाँ बताया। ना सिर्फ फल के आकार को हम देखते हैं या किस तरीके से वो और ज़्यादा जो आकर्षक है वो हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये जानना बेहद ज़रूरी कि किस तरीके की जानकारी जो है वो हमारे किसानों के पास है, और अगर वो जानकारी नहीं है तो लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस जानकारी को आगे भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल और भी जानकारी डॉक्टर भट्ट आपसे हम यहाँ लेंगे, तो हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप सब्जियों की संरक्षित खेती कर सकते हैं, और साथ ही जो किसान सेब की खेती करते हैं वो कैसे अपने फल को कीटों से बचा सकते हैं, यानी कैसे रोकथाम आप कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर सिंह जानना चाहेंगे आपसे, जब आपने बताया कि अलग अलग विकल्प जो हैं वो संरक्षित खेती में भी हमें नजर आते हैं, फिर चाहे हमारे जो किसान हैं लो टनल के बारे में जानते हैं, पॉली हाउस के बारे में जानते हैं, अगर एक शुरुआत किसान करना चाहता है तो पहले कौन सी तकनीक को अपनाकर वो आगे बढ़ सकता है? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो किसान की क्षमता है इस तरह की खेती में इन्वेस्टमेंट करने की, उस पर निर्भर करेगा, और इसके साथ साथ जो बाजार की मांग है उसके अनुकूल हमें फसलों का चुनाव करना पड़ेगा। जी। जब हम फसल का चुनाव कर लेते हैं तब हमें संरक्षित खेती के लिए उस आयाम का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें हम सिर्फ कुछ समय के लिए उस खेती को संरक्षित करते हैं। जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक लो टनल, और जो टनल है उसको हम टेम्परेरी भी बना सकते हैं और परमानेंट भी बना सकते हैं। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर 2 से 3 महीने ही संरक्षित करके रखना है फसल को, जैसे कद्दू की फसलें उनको अगेती उगाना है, तो उनको सर्दी के मौसम में हम पहले रोपाई करके उसका बचाव कर सकते हैं सर्दी से, और जब उनकी अवस्था फूल और फल आने की होती है तब हम उनको खोल देते हैं फरवरी और मार्च में। तो वो जो फसल है वो आपको समय से पहले फलन देती है, फल देती है और उत्पाद देती है, जिससे आप पहले बाजार में पहुंच जाते हैं, तो आपकी आमदनी भी बढ़ जाती है और उत्पादन भी बढ़ता है। जी। इसके साथ साथ अगर हमें कुछ ऐसी खेती करनी है जो वर्ष पर्यंत होती है, जैसे टमाटर की खेती है, शिमला मिर्च की खेती है, या खीरे की खेती है जिसमें हम 1 साल में 3 फसलें उगा सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक ऐसी स्थायी संरचना की आवश्यकता होती है जिसको हम पॉली हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। यानी अब साल भर अगर हमें अलग अलग सब्जियां चाहिए तो हमारे पास एक बेहतर विकल्प है। इस बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर सिंह, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जाहिर हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं अनंतनाग जम्मू से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, हम पहलगाम के रहने वाले हैं जी। सर, हमारे बागों में इस टाइम में संजे लग रही है, कहीं कहीं जो सुंडी आप बता रहे हैं वो रेड वाले डाट सेबू पे चढ़ते हैं जी, और ये रेड माइट आती है इस टाइम में। हमें उपाय बताए कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें इस टाइम में और आने वाले साल में, कि ये ना आनी चाहिए हमारे बागों में। जी बिल्कुल। डॉक्टर भट्ट क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, इनका जो कंसर्न है कि इनको संजोस्केल आती है। संजोस्केल एक कीड़ा होता है जी जो इनके बागों में आता है, और उन्होंने साथ में एक दूसरे कीड़े का भी नाम बोला जिसका नाम है रेड माइट, यूरोपियन रेड माइट, ARM जिसको हम बोलते हैं। तो एक्चुअली हमारा जो टारगेट होता है जब हम सेब की खेती स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे पहला हमारा इनपुट होता है, जो सबसे पहले हम स्प्रे करते हैं वो हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल HMO की स्प्रे हम करते हैं जी। और HMO का मकसद ये होता है कि हम दैट्स एन ऑर्गेनिक वे ऑफ कंट्रोलिंग दिस पेस्ट जी।
उसमें वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ही इको फ्रेंडली अप्रोच है। अगर हम वो सबसे पहले हमारी जो स्टार्ट होती है, जब हमारी खेती मार्च में होती है, तो सुबह हम अगर उसकी करेंगे, उसके साथ हम उस वक्त अगर हम थोड़ा कोई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी मिला लेंगे उस ऑयल के साथ, तो उससे क्या होता है कि हम इन दोनों कीड़ों से, जो सेंजोस्टिकेल है और यूरोपियन रेड माइट है, उन दोनों कीड़ों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं जी। और हम क्वालिटी फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली पिछले 2-4 सालों से हमने क्या देखा कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, पहले जब हम यहाँ अप्रैल में हम देखते थे कि हमें बहुत कम इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज करने पड़ते थे, ज्यादातर हम फंगिसाइड्स की स्प्रे करते थे, फंगिसाइड्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन पिछले 2-4 सालों से हमने देखा कि हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, अब नए इमर्जिंग पेस्ट्स आ रहे हैं, नए इंसेक्ट्स आ रहे हैं। जब चूंकि 4 साल पहले हमारे किसान लोग अगर ज्यादा से ज्यादा एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते थे जी, लेकिन आज हमारे अप्रैल में हमें 4 से 5 बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है। और नए पेस्टिसाइड उभर रहे हैं और थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये नेचुरल प्रोपोर्शन की जितना आपका टेम्परेचर होगा उतनी आपकी इंसेक्ट ग्रोथ, इंसेक्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है जी। तो लिहाजा इनके लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि अगर ये जब मार्च में हम हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल HMO तो हम 1 लीटर 50 लीटर पानी में मिलाते हैं, उसके साथ अगर ये उस वक्त एक जहरीली दवाई, कीटनाशक दवाई मिलाएंगे तो साल भर फिर इनको इस समस्या का सामना नहीं करना। जी बिल्कुल, लेकिन बेहतर स्थिति वही, जैसा आपने कहा कि रसायन का जो इस्तेमाल है वो हमें कम से कम करना है और सबसे पहले और भी विकल्प हमारे पास हैं, उस तरफ भी हमें आगे बढ़ना होगा। फिर चाहे हम जैविक विकल्पों पर ध्यान दें या प्राकृतिक तरीके से किस तरीके से कीटों का जो नियंत्रण है वो कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। जगदीप सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देवास से मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जी, मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातरगांव जिला देवास मध्य प्रदेश से जगदीप सैनी बात कर रहा हूँ जी। सर जी, मेरा सवाल ये है कि संरक्षित खेती किसान के लिए उपयुक्त है, मान रहा हूँ सर, लेकिन इसे पॉली हाउस बनाने के लिए एक छोटे किसान के लिए कुछ कठिनाई की बात है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? किसी ऋण मिलेगा या कैसे बनाए पॉली हाउस? चलिए बिल्कुल, देखिए ये डॉक्टर सिंह अगर देखा जाए एक वास्तविकता भी है, किसान चाहता है जो बेहतर तकनीक है वो उसको अपनाए, लेकिन क्योंकि कई तरह की योजनाएं चल रही हैं सरकार की जिसके तहत अनुदान दिया जाता है। मैं चाहूंगा इस बारे में अगर आप कुछ और जानकारी देना चाहें। हाँ, देखिए जैसा इन्होंने कहा कि छोटे किसान और सीमांत किसान की बात कही, जहां पर किसान की क्षमता दोनों तरह से कम होती है। एक तो जो उसकी शुरुआती लागत है वो खर्च उठाने के लिए भी, और दूसरा उसके पास क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं होता है। तो इस दोनों समस्याओं का निवारण यह है कि जो ऋण है, जो अनुदान है सरकार की तरफ से, वो NHB के माध्यम से भी दिया जाता है और जो मिशन हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम है उसके माध्यम से भी अवेलेबल है, जिसमें 50 से 70% तक जो अनुदान है वो सरकार की तरफ से होता है। और किसान चाहें तो छोटा पॉली हाउस भी लगा सकते हैं, बड़ा पॉली हाउस भी लगा सकते हैं। तो इसमें आमतौर पर जो बैंक हैं वो ऋण देते हैं और किसान को जो है बैंक के माध्यम से ये अनुदान मिलता है जी। इसमें चुनाव के लिए एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है कि किसान जिस खेती को सुगमता से कर सकते हैं वही खेती अपनाएं जी। जैसे आपने देखा होगा कि छायादार नेट के नीचे भी खेती की जा सकती है, जिसमें पुदीना है, धनिया है या ऐसी कम समय की सब्जियां हैं जिनको संरक्षित रूप से उगाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जुकनी है जिसको समर स्क्वैश कहते हैं, और भी ऐसी पत्ते वाली सब्जियां हैं जैसे पाक चोई है और केल है जी, बेबी स्पिनच है, जिनको संरक्षण करके, जिनको बहुत ज्यादा धूप देंगे तो हम उनकी बढ़वार अच्छी नहीं होती है, उनकी पत्तियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं आती है या पत्तियों में वो रंग नहीं आता है जिस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से उन फसलों की, पत्ती वाली फसलों की जो है गुणवत्ता होती है और वो अच्छा दाम बाजार में किसान को मिलता है जी। तो एक ये मैंने आयाम बताया कि जिसमें बहुत ही कम लागत होती है, यानी अगर हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि जहां पर 1200 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में लागत आती है पॉली हाउस बनाने की, वहां ये 300 से 400 रुपए
प्रति वर्ग मीटर की कॉस्ट पर बन जाता है। यानी एक बड़ी संरचना जो जाहिर तौर पर देखने में भी आकर्षक भी लगती है, पॉली हाउस जो तकनीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप सीधे तौर पर ही उसी संरचना के बारे में ही सोचेंगे कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और भी विकल्प हमारे पास हैं, इस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हैं कठुआ से। बहुत बहुत स्वागत आपका अश्विनी जी, कश्मीर से। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, जैसे हम पॉली हाउस में खेती करते हैं तो उसके लिए तो अलग जो वैरायटीज होती हैं वो होती होंगी जी, जैसे खीरा की, टमाटर की, शिमला मिर्च की जी। तो सर दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे डॉक्टर साहब पूसा में हैं, वहां पर साइंटिस्ट हैं, तो पूसा से किसी तरह से कोई ऑनलाइन के लिए हम बीज नहीं मंगवा सकते कि वहां से पैसे भेज दें और वो हमें बीज भेज दें, इस तरह से कोई फैसिलिटी मिल जाए? आप जानना चाह रहे हैं जो अलग अलग किस्में उनका बीज कैसे उपलब्ध हो सकता है? जी नहीं, एक तो प्राइवेट मार्केट में है, बट पूसा का जो इनका जो बीज है वो वहां से जो मिलता है इंस्टीट्यूट से, वो तो अच्छी क्वालिटी का बीज होता है जी। तो वहां से जो मिल जाता है किसी तरीके से ऑनलाइन, क्योंकि हम अगर 10 ग्राम बीज जम्मू से लेने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए, बिल्कुल क्या विकल्प डॉक्टर एमसी सिंह। और एक विश्वास देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो जता रहे हैं कि जो किस्में हैं वो काफी अच्छी हैं, किस तरीके से उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे इनका जो ये क्वेश्चन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि क्या ऑनलाइन बीज मिल सकते हैं और पूसा से मिल सकते हैं। संरक्षित खेती में जो फसलें होती हैं उनकी जो वैरायटीज होती हैं वो लगभग हाइब्रिड होती हैं जी। तो अभी हमारे संस्थान में टमाटर और खीरे की जो किस्में हैं, जो बीज रहित किस्में हैं, और टमाटर की पूरे वर्ष भर बढ़ने वाली किस्में हैं, उनको हमने निकाल दिया है और वो पब्लिक के लिए बीज उनका उपलब्ध है जी। तो आप सीधे हमारे जो ये सब्जी संभाग है वहां पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, और जब आप पैसा हमारे IRI के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो हम आपको वही सुनिश्चित बीज की मात्रा आपको भेज देते हैं। इसके लिए एक हमारा हिमाचल में कटराइन स्टेशन है जो कि पूसा संस्थान का एक केंद्रीय वो एक रीजनल स्टेशन है जी। तो इसमें क्या है कि हमारी जो कैप्सिकम की वैरायटी है कैलिफोर्निया वंडर, वो आमतौर पर किसान पॉली हाउस में भी उगा सकते हैं और जिसकी आमदनी जो है वो बहुत ही अच्छी है, उसकी उपज बहुत अच्छी है तो उसको मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पाकचोई वगैरह हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनकी भी किस्में हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं, जिसका बीज हम अगर जैसे मैंने अभी बताया कि कुरियर से भेज देते हैं तो इसके लिए आप यानी ऐसा विकल्प भी है, यह संबंधित विभाग से संपर्क करें और वहां पर जो है आपको इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ देखिए जो हम मान सकते हैं कि जो इसकी वेबसाइट है IRI की, वहां भी आपको ये सारी जो जानकारी है मिल सकती है, तो वहां भी आप एक बार जरूर जाकर देखें किस तरीके से जो आपकी समस्या है वो हल हो पाती है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर भट्ट आपका रुख करना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अगर देखा जाए जो किसान सेब की बागवानी करते हैं, कहीं ना कहीं जो कीट हैं उनकी वजह से नुकसान भी रहता है और उसमें एक बड़ा कारक है जलवायु परिवर्तन। लेकिन अब जो किसान है इस बात को समझने लगा है कि जलवायु परिवर्तन का असर भी हो रहा है और अगर हम कीटनाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सेब जो कि अपने आप में काफी औषधीय गुण जिसमें पाए जाते हैं, एक ऐसा फल जिसको हमारे जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसे में कितना खतरनाक अगर उस पे रसायन के जो अंश अगर रह जाते हैं तो। जी जी जी, वो हमारी एक्चुअली जो हमारे मोस्ट ऑफ द फंजिसाइड्स, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी, तो हमारे एप्पल में जो 70% हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, 80% जी इसमें हमारे फंजिसाइड्स यूज होते हैं और फंजिसाइड्स का उतना रेजिडुअल इफेक्ट होता नहीं है, वो जल्दी ब्रेक डाउन उनका हो जाता है और उनकी कोई रेजिडुअल टॉक्सिसिटी एप्पल में नहीं रहती है जी। अब अभी जब मैंने कहा कि कुछ साल पहले हम खाली एक स्प्रे करते थे इंसेक्टिसाइड का, लेकिन अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, इस वजह से हमारे 2-3 स्प्रे इसके हो जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स के। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है, हम फार्मर्स को भी यही कहते हैं, पेन चलाते हैं कि आप वही पेस्टिसाइड्स, वही इंसेक्टिसाइड्स कीजिए जिनका रेजिडुअल पीरियड सबसे कम हो, जिनकी रेजिडुअल टॉक्सिसिटी सबसे कम हो, ताकि उनको मैं जब वो हमारा सेब बाजार में जाए, अगर कहीं पे भी उसका जो रेजिडुअल टॉक्सिसिटी टेस्ट किया जाए तो उसमें आप उतर सकते। और मोस्टली हम इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स ही यूज करते हैं जी। तो आई एम श्योर, मतलब मुझे कह सकते हैं कि सिट्रल हमारा जो सेब है
वो मोस्ट सेफ है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जी। और उसमें जो टॉक्सिसिटी की उतनी मात्रा नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल ये बेहद ज़रूरी कि देखिए किस तरीके से, क्योंकि एक बतौर उपभोक्ता शायद हर कोई यही चाहता है कि जो भी फल वो ले रहे हैं, जिसका सेवन वो कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह के रसायन का जो अंश है वो ना रहे, और यही डॉक्टर भट्ट ने भी इस बारे में भी जानकारी दी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्ते सर, गोरखपुर से रणजीत सिंह बोल रहे हैं, जी गोरखपुर उत्तर रणजीत प्रदेश से। जी, संरक्षित खेती के लिए सर वो बीज कहाँ से प्राप्त होगा सब्जी के लिए? कौन सी सब्जी आप लेना चाह रहे हैं रणजीत जी? सर जैसे बैगन हुआ, आलू हुआ, टमाटर हुआ, ये सब। चलिए बिल्कुल। जी डॉक्टर सिंह, क्या जानकारी देना हाँ, चाहेंगे? देखिए जो आलू और बैंगन है उसको संरक्षित खेती में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो बैंगन है उसमें तो ऐसी किस्में आ गई हैं जिनमें परागण की आवश्यकता नहीं होती है, और उसके एक फूल में ही दोनों भाग होते हैं, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको परागण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी। तो वो किस्में अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, 1-2 किस्में हैं, लेकिन जो उसकी जो आवक है वो लगभग 4 से 5 महीने ही होती है। तो क्योंकि पूरी वर्ष पर्यंत वो वैरायटी नहीं चलती है, इसलिए बैंगन को भी ग्रीन हाउस में कुछ ही समय के लिए लगा जा सकता है। जी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शिमला मिर्च, टमाटर के बारे में कहा कि टमाटर की ये खेती निश्चित रूप से कर सकते हैं। टमाटर की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं, और हमारे जैसे मैंने अभी बताया पूसा संस्थान में भी 2 किस्में टमाटर की निकाल दी गई हैं, जो कि पूरे वर्ष भर बहुत अच्छी उत्पादन देती हैं। और जैसे अभी मैंने कहा कि जो पॉली हाउस है उसमें पूसा संस्थान में आकर भी आप पौध भी ले सकते हैं, पौध भी हम बनाते हैं जी। पौध भी लेकर जा सकते हैं, तो बीज ही लेना जरूरी नहीं है, पौधे भी आप मंगा सकते हैं, तैयार पौधे मंगा सकते हैं, जिसको आप पॉली हाउस के तैयार होने पर तुरंत रोपाई करके अपनी फसल को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप उस फसल का चुनाव करें जिसको आप सुगमता से पॉली हाउस के अंदर अधिक समय तक कर सकें और आपको अधिक उत्पादन और आय हो, क्योंकि पॉली हाउस में जो लागत है, खर्चा है, वो अपेक्षाकृत अधिक आता है। जी, तो बिल्कुल देखिए ये आवश्यक कि आप आवश्यकता अनुसार इस पद्धति पे आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर। और जिस तरीके से हमारे आज के समय में जो जागरूक किसान हैं वो भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा मुनाफा हमको कैसे मिल सकता है, तो ये बेहतर विकल्प है। लेकिन बिना जानकारी के आप ये ना करें, इसके लिए ज़रूरी यही कि पहले पूरी जानकारी लें, प्रशिक्षण लें, अलग अलग जो किस्में हैं हमारी सब्जी फसलों की उनके बारे में जानें, और फिर इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ आपको मिल सकेगा। फिलहाल हम भी यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और किस तरीके से फायदा हो सकता है आपको संरक्षित खेती से, और सेब की अगर खेती आप करते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम
और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सेब के बागों में कैसे कीटों की रोकथाम आप कर सकते हैं और साथ ही सब्जियों की संरक्षित खेती करके कैसे अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। अब आइए यहाँ रुक कर लेते हैं डॉक्टर भट्ट का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं केवीके अनंतनाग से। डॉक्टर भट्ट, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने बताया कि कई जो कीट हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या किसानों के लिए बन जाते हैं जो सेब की खेती करते हैं, लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि अब हमारे पास जो अलग अलग किस्में हैं कुछ इस तरह की आ गई हैं जिसमें इस तरह के जो कीटों की समस्या है या कई तरह के अगर रोग भी लग जाते हैं तो वो कम लगे? जी नहीं, एक्चुअली जो मैं भी कह रहा था आपसे कि पेस्ट सिनेरियो है चेंजेड। जो हमारा पेस्ट जहां हम 4 साल पहले 3-4 साल पहले जस्ट एक स्प्रे और कई जो आई कम फ्रॉम एप्पल ग्रोइंग फैमिली, आई माई सेल्फ एप्पल ग्रोअर, जहां मेरे बचपन में सिर्फ एक स्प्रे मतलब एचओमओ की करते थे, खाली एचओमओ की, फिर साल भर हमें किसी कीटनाशक दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी जो सिनेरियो चेंज हुआ है कि एप्पल एफिड, हमें एक नया कुछ 2-4 सालों से कुछ नए रेजिस्टेंट स्ट्रेन एप्पल एफिड के यहाँ आ गए हैं जो जिन पर हम तमाम किस्म के जो कीटनाशक दवाई है इस्तेमाल करके भी हमें पूरी तरह से मतलब हम देखते हैं कि फार्मर उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अभी कुछ साल पहले जो हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट यहाँ एप्पल का शुरू किया, हमने फॉरेन जो यूरोपियन कंट्रीज से एप्पल प्लांट्स इंपोर्ट किए जी, इसमें कहीं पर कुछ हो सकता है कि मतलब वी आर नॉट येट श्योर कि एक नया कीड़ा एक लीफ माइनर हमें आ गया यहाँ पर। अभी हम उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि व्हाट इज द सोर्स। एक नया एक्सोटिक पेस्ट है वो हमारा अपना यहाँ का नहीं है। इसी तरह अभी जब एक फार्मर हमारा कह रहा था कि संजोज सिकेट, और कि संजोज यूरोप में वो एक वैली है यूएसए में जहाँ से वो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। मोस्ट ऑफ द जो पेस्टिस हमारे एप्पल में है वो ज्यादातर एक्सोटिक पेस्टिस है, वो इंपोर्ट हो गए क्योंकि जो हमारी वैली है कश्मीर वैली एक छोटी सी वैली है, लैंड लॉकड है, डिफिकल्ट है, एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल है। तो नॉर्मली हमारा पेस्ट सिनेरियो भी अलग था। जो अब जो हम रेस्ट ऑफ द कंट्री या रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में पेस्टिस देखते थे वो पेस्टिस यहाँ नहीं होते थे, हमारी पेस्टिस भी यूनिक होते थे जी। लेकिन अब जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ती गई, जितने मतलब नया मटेरियल आने लगा, कहीं पर कुछ हो गया कि जो पेस्ट सिनेरियो है वो भी चेंज होने लगा। उस वजह से हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्लांट प्रोडक्शन साइंटिस्ट, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। वो जो पेस्ट प्रॉब्लम्स है हमारी सेब के बागों में वो बहुत बढ़ गई। उस वजह से जो हमारे किसान है उनका जो इनपुट कॉस्ट है, जहाँ पहले हमारा किसान सेब में लेट बी कोट हियर, मैं यहाँ पर आप मुझे 2 मिनट देंगे। जब मैं छोटा था, मतलब ये आज से 20 साल पहले की बात है, हमारे एप्पल के बागों में हमें सिर्फ मैनकोजिब एक ट्रेड नेम के तहत आज डाइथीन की एक स्प्रे करते थे जी, और कार्बेंडिज्म की एक कंपोज ब्रांड नेम आता था बेविस्टिन। सिर्फ वही 2 फंजिसाइड्स हमारे किसान लोग यहाँ करते। ये आज से 30 साल पहले की। लेकिन अब लागत जो है जैसा आपने कहा वो काफी बढ़ चुकी है और अलग अलग जी यस वही मैं कहना चाहता हूँ। उस टाइम उस फंजिसाइड की कीमत जो थी वो 50 रुपए 100 रुपए किलो हुआ जी, और थोड़ा बहुत मोस्टली जो वगैरह होता था वही यूज होता था, और सेब की कीमत भी अच्छी मिलती थी। जो सेब की पेटी उस वक्त 500-600 में मिलती थी, आज 30 साल गुजरने के बाद भी हमारे फार्मर को वही 600 रुपए की मिलते हैं। और जब हम देखते हैं कि आज वही हमारा फार्मर कम से कम 15-16 फंजिसाइड्स यूज करता है, 4-5 इंसेक्टिसाइड्स यूज करता है, 4-5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करता है, लेकिन सेब की कीमत बढ़ी नहीं, वो वहीं पर है, वो 600-700 कहीं पर है। जी, आवश्यकता यही कि कैसे हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, ना सिर्फ रोकथाम जो है वो कीटों से हो पाए, बल्कि जो एक कॉस्ट जिसका जिक्र आपने किया, जो लागत है, जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, उसको भी कैसे हम रोक सकते हैं, ये बेहद जरूरी। और यही अगर देखा जाए डॉक्टर MC सिंह, ये शायद बचत हमारी संरक्षित खेती में होती है, क्योंकि ना तो वहां पर इस तरह की समस्या रह सकती है जो कीटों के खतरे की हम बात करते हैं, ना ही कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर आवश्यकता रहती है जो पोषक तत्व हैं वो किस तरह की आवश्यकता मान सकते हैं। हाँ, अगर हम संरक्षित खेती की बात करें तो इसमें एक व्यवस्था होती है कि एक तो आप
जो बाहर का वातावरण है वो फसल के लिए खुला नहीं होता है जी। तो आमतौर पर जो कीट हैं, कीड़े हैं, वो अंदर बाहर आ नहीं जा सकते हैं। दूसरा यह है कि जो जैसे इन्होंने बताया कि तापमान बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके बचाव के लिए भी व्यवस्था होती है, और बहुत ठंड हो गई तो उसके बचाव के लिए भी होती है जी। तो एक समस्या हो सकती है कि अगर आपका कीड़ा और पेस्ट जो भी है, इंसेक्ट है, अगर वो अंदर आ गया तो वो बहुत अच्छी तरह से वृद्धि करके संख्या बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हमने उसका कंट्रोल सही समय पर किया है, सही अवस्था में किया है, तो हम उससे बच सकते हैं जी। और वो फिर पूरी फसल की अवधि के लिए एक संरक्षित फसल हो जाती है और उसमें नुकसान नहीं होता। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो फसलों का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और किस्मों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। जैसे बहुत सारी किस्में हैं, अगर हम टमाटर की ही बात करें तो बहुत सारी किस्मों में जैसे GS 600 है, उसमें जो बायोमास है वो बहुत कम होता है। तो आप जानते हैं कि अगर बायोमास किसी किस्म में बहुत ज्यादा होगा तो आमतौर पर जो कीड़े हैं, जैसे अभी एफिड की प्रॉब्लम बताई गई है, एफिड की है, व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम है या माइट की प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने बताया कि स्पाइडर माइट आता है जी। सेब में भी आता है यूरोपियन रेड स्पाइडर माइट, और इस जो संरक्षित खेती की फसलें हैं जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, इसमें भी रेड स्पाइडर माइट आता है, या कुछ लोग जैसे गुलाब करते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा दुश्मन है रेड स्पाइडर माइट जी। तो इसके बचाव के लिए जो हमारी संरक्षित संरचना है उसमें एक तो 40 मैस का नेट होना चाहिए, बाहर का जो आवरण है वो 40 मैस का होना चाहिए। अगर हम उससे कम जैसे 27 मैस का इस्तेमाल करते हैं जो जाली होती है तो उससे आमतौर पर ये कीड़े आर पार चले जाते हैं और फिर इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर हमें रासायनिकों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है कि जो हमारी खेती है, संरक्षित खेती, वो बहुत ही इंटेंसिव होती है, उसमें बहुत ज्यादा बायोमास होता है और जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं अगर इंसेक्ट के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए खाना बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यानी वो भी एक चुनौती हो सकती है। वो भी एक चुनौती हो सकती है, तो इसलिए उसके बचाव के लिए हमें यह अपनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे किसान इस बात का ध्यान नहीं देते, जब उनके एग्जॉस्ट फैन चलते हैं तो बहुत सारे एग्जॉस्ट फैन ऐसे इस अवस्था में होते हैं कि एग्जॉस्ट फैन जैसे ही बंद होता है तो उसमें एक गैप नहीं आना चाहिए कि बाहर के कीड़े अंदर नहीं आने चाहिए। चलिए इस बात तो का वहां पर ध्यान रखें। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं, इनका सवाल हम लेते हैं। फाइजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रही हैं? हेलो हेलो जी फाइजा जी, आवाज गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी हम कश्मीर से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। जी हमारा नाम फाइजा है। हमारा सवाल डॉक्टर ज़कीर हुसैन साहब से है। जी हम बोलना चाहते हैं, हमारे बागों में पिछले कई सालों से एफिड की बीमारी लगी है, वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस बारे में हमें जानकारी चाहिए। जी एफिड की समस्या आप बता रहे हैं? जी डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। जी बडगाम से जुड़े डॉक्टर भट्ट, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी अभी भी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि पिछले कई सालों से जो सिनेरियो चेंज हो गया जी, तो एफिड्स की बहुत ज्यादा, हालांकि वो एक हमारी नून एफिड स्पीशीज है, वो बड़ी रेजिस्टेंट हो रही है, वो कंट्रोल नहीं हो रही है। उस बारे में हमने जो एक्चुअली क्या है कि फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है। फार्मर्स एक दवाई लगाते हैं, 5-6 दिन के अंदर वो देख लेते हैं कि एफिड कंट्रोल नहीं हो, उसके बाद उससे जो और पावरफुल इंसेक्टिसाइड है वो लगाते हैं जी, उसके बाद उससे भी और स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड लगाते हैं। नतीजा क्या होता है कि जैसे कि एक रेजिस्टेंस और रिसर्जेंस, उससे हमने क्या देखा कि इस एफिड में एक तो रेजिस्टेंस आ गया, अब ये मर नहीं रहा है, और रिसर्जेंस इसकी हो रही है। जो पहले उसके नेचुरल जो उसके बायो कंट्रोल एजेंट्स है, जो उसके प्रेडेटर्स है एनवायरनमेंट में, जो उसका बैलेंस रखते हैं, जो उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, उनको भी हम खत्म करते हैं। जब हम उसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, नेचुरल कंट्रोल है, वो लिफ्ट करते हैं, उनको खत्म करते हैं, तो नेचुरली रिसर्जेंस ऑफ द पेस्ट हो जाती है, पेस्ट की तादाद और भी बढ़ जाती है। तो उस सिलसिले में इस एफिड के ऊपर हमने कई तजुर्बे किए, बहुत सारी हमने ट्रायल्स की। उसमें हमने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिक जैसे नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमने ये भी देखा कि अगर हम वो कुछ ऑयल्स यूज करते हैं, ऑयल्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमने, ऑर्गेनिक मतलब एक इको फ्रेंडली वे ऑफ कंट्रोल है, उनका भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और कई जगह पे हमने ये भी देखा कि हमने डिटर्जेंट पाउडर यूज किया जी, जहां एक फार्मर इमिडाक्लोप्रिड, थायामिथोक्सोम,
और जो नए नए मॉडर्न इंसेक्टिसाइड्स यूज करके भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। हमने डिटर्जेंट पाउडर से इसका कंट्रोल किया, हमने डिटर्जेंट पाउडर से इसका बहुत अच्छा कंट्रोल अचीव किया। चलिए बिल्कुल, जो यानी हम मान सकते हैं जो अलग अलग केवीके या कृषि विद्यालय द्वारा हमारे जो विशेषज्ञ आपको बताते हैं, संस्तुति करते हैं, वो आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो राहुल जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी सर, बोल रहे हैं कि पॉली हाउस लगाने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा? चलिए, पॉली हाउस लगाने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा ये जानना चाह रहे हैं। सवाल इनका हमारे पास आ चुका है और राहुल जी आपके सवाल का जवाब हम आपको हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में हमें रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपके सवाल का जवाब भी देंगे, साथ ही और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सिंह जी हमारे साथ राहुल जी जुड़े थे, जो जानना चाह रहे थे कि अगर पॉली हाउस एक यानी संरचना अगर वो चाहते हैं तो इसमें खर्चा कितना आ जाता है, तो कम से कम जो एक लागत है वो कितनी हम यहाँ पर मान सकते हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये पॉली हाउस बनाने के लिए अनुदान लेना चाहते हैं तो इनको अपने राज्य में जो भी जिला है, जिला उद्यान अधिकारी के पास जाना पड़ेगा या कृषि अधिकारी के पास जाना पड़ेगा जी। तो उनके पास एक पैनल होता है जो ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस जो भी एनएचबी की स्कीम है राज्य सरकारों के अनुदान के साथ, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। और इसमें जो है करीब 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल की लागत पर पॉली हाउस का निर्माण वो करते हैं जी। तो इसमें आप मान के चलें कि अगर 1 एकड़ का पॉली हाउस बनाते हैं तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें अगर 50 से 60% अनुदान अगर सरकार देती है तो इनको लगभग 18 से 20 लाख रुपए की लागत पर 1 एकड़ क्षेत्रफल का पॉली हाउस मिल जाएगा। यह जो पॉली हाउस है वो प्राकृतिक रूप से वायु संवहित पॉली हाउस है, जिसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस कहते हैं जी। अगर इससे अच्छा पॉली हाउस जिसमें एग्जॉस्ट फैन भी होते हैं गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए, और पानी के द्वारा पानी के माध्यम से ग्रीन हाउस को अंदर ठंडा करने की जो व्यवस्था होती है उसको हम कूलिंग पैड कहते हैं, अगर उसका समावेश करते हैं तो लगभग 1400 रुपये
स्क्वायर मीटर की कॉस्ट पर इनको पॉली हाउस पड़ेगा। यानी कि इसकी जो 1 एकड़ क्षेत्रफल के पॉली हाउस की जो कीमत है वो 8 से 10 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगी। तो ये सुनिश्चित करें कि इनको जो वातानुकूलित पॉली हाउस है वो बनवाना है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड लगे होते हैं, या बिना इसके बनवाना है। तो ये जो ऋण की सुविधा है, अनुदान की सुविधा है, वो राज्य सरकारों के माध्यम से जिला स्तर पर उपलब्ध है और ये जिला उद्यान अधिकारी से मिले जहां इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी पहले सुनिश्चित आप कर लें, देखिए कौन सी जो सब्जी फसलें हैं उनकी खेती आप करना चाहते हैं, फिर उनके लिए किस तरह की संरचना की आपको आवश्यकता महसूस हो रही है, और तभी आप देखिए जो अनुदान के लिए आवेदन है वो भी कर सकेंगे और उसके बाद सफलतापूर्वक आप संरक्षित खेती जो है उसकी शुरुआत कर सकेंगे। साथ ही यहाँ डॉक्टर भट्ट आपसे भी जानना चाहेंगे, जो किसान हैं हमारे जो सेब की खेती करते हैं, किस तरीके से और किन किन बातों का ख्याल रख के वो अपने जो उपज है या फल की हम बात करें तो ना सिर्फ उपज को बढ़ा सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ गुणवत्ता युक्त जो फल है उनको मिल सकता है। हेलो जी डॉक्टर भट्ट, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जो किसान है सेब की खेती करते हैं ना सिर्फ वो उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं बल्कि गुणवत्ता युक्त जो एक फल है वो उनको मिल पाएगा। जी एक्चुअली जो मैंने भी जो बताया कि जो हमारी इसमें नए इंटरवेंशन है, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल वे ऑफ एप्पल फार्मिंग है, इस पर अगर फार्मर हमारा चलेगा तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, उसमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए जो नई प्लांटेशन इंट्रोड्यूस हुई है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जिसमें हमारे बहुत ज्यादा जो प्लांट्स है वो कम से कम एरिया में हम लगाते हैं, उस वजह से जो हमारा पर यूनिट प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन जो है वो हमारी 4 टाइम्स है। अब अभी जो मैंने बताया कि जो इनपुट कॉस्ट है हमारा वो एप्पल में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अब फार्मर इस वजह से बच रहा है। फार्मर अभी ये जो फार्मिंग है ये कैसे सस्टेनेबल है, ये सस्टेनेबल इस वजह से है कि हमारी जो पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन है वो हमने 3-4 टाइम्स हमारी बढ़ गई है। उस वजह से हमारी इंडस्ट्री अभी भी चल रही है और हमारे फार्मर अभी भी प्रॉफिट में है। और इतना मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जितना खुशहाल, मतलब जितना खुशहाल में पूरे कंट्री में अगर मैं देखूं तो कश्मीर का किसान आपको सबसे ज्यादा खुशहाल अभी भी मिलेगा, जिसके पास अभी भी एप्पल में, खासकर एप्पल में बहुत अच्छा पैसा आता है, उसकी फैमिली अच्छी तरह से चल रही है, उसका मकान बहुत अच्छा है। मतलब ये मैं प्राउड के साथ कह रहा हूँ, पूरी कंट्री में इस वक्त भी मुझे अगर कोई किसान खुशहाल आ रहा है, नजर आ रहा है, अगर कोई हैप्पी है फार्मर है तो वो कश्मीर का फार्मर। डॉक्टर भट्ट, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो खुशहाली है ऐसे ही बढ़ते रहे और हमारे जो किसान हैं और जो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं हमारे, वो ऐसे ही आके बढ़ते रहें, ना सिर्फ जो उपज है वो बढ़ती रहे बल्कि उनका मुनाफा भी बढ़े। और आज भी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से सेब की जब खेती आप करते हैं तो जो कई चुनौतियां आती हैं उसमें कीटों की अगर बात की जाए तो कैसे रोकथाम आपको करनी होगी, डॉक्टर भट्ट ने ये जानकारी दी। साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, सावधानियों के बारे में हम जानकारी ले रहे थे अभी। अगर किसान संरक्षित खेती करते हैं कितना ज़रूरी कि उससे पहले वो प्रशिक्षण ले लें या उसकी जानकारी रख लें? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी किसान पॉली हाउस अथवा संरक्षित खेती करते हैं उनको, जैसे अभी मैंने बताया, पूसा संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर एक संरक्षित खेती का केंद्र है जो कि पिछले 24 साल से कार्य कर रहा है और वहाँ पर देश के लगभग सभी राज्यों के किसानों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और जो राज्यों में, जैसे मैंने बताया कि KVKs के अधिकारीज हैं, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, उन सबको मिलाकर हम लगभग 115 प्रशिक्षण प्रोग्राम इस केंद्र पर कर चुके हैं और वह अभी भी सक्षम रूप से कार्यरत है। और जहां पर हम 8 से 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रतिवर्ष करते हैं जी। तो जहां भी, जिस राज्य में भी किसानों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो अपने राज्य सरकारों के माध्यम से आ जाएं, जहां पर कि पैसे की व्यवस्था होती है, उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होती है। और जिला स्तर पर जो इस तरह का पैसा भी होता है, फंड होता है, जिसके माध्यम से वो प्रशिक्षण के लिए हमारे केंद्र पर आ सकते हैं, जिसमें हम 3 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का और 12 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम की सुविधा रखते हैं। इसके लिए आवेदन वो कहां से कर सकते हैं डॉक्टर साहब? जैसे मैंने अभी बताया कि जिला स्तर पर वो आवेदन करें। एक जिले में अगर 10 किसान एक तरह का प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो वो उनके द्वारा
हमें प्रपोजल देकर अपना जो प्रशिक्षण का प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ कर सकते हैं जी। तो इसके लिए हमने पूरी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं जो उनको हमें हमारे द्वारा दी जाती हैं रिक्वेस्ट आने पर, और वो जब उसकी संस्तुति हो जाती है तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उसका आयोजित करते हैं यहाँ पर जी। और उनको ट्रेनिंग देकर ही भेजते हैं। बिल्कुल, देखिए कैसे कैसे साथ एक कॉन्फिडेंस भी देकर भेजते हैं कि वो संरक्षित यानी अब जो कर प्रशिक्षण है वो देखिए आपको कैसे मिल सकता है। अलग अलग माध्यम आपके पास जिसके जरिए आप भी संरक्षित खेती की जो बारीकियां हैं उनको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और आज ये जानकारी आपने भी यहाँ दी डॉक्टर MC सिंह जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने कैसे आप सब्जियों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। कल खासतौर से बात करेंगे समेकित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे गुलदाउदी की रोपाई एवं विधियों के बारे में भी। आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप बता दें फेसबुक के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और साथ ही आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा। इस नंबर पर आप सुबह 6 से रात के 10 बजे तक सोमवार से शनिवार अपना सवाल भी दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। वहां भी ये सारी जानकारी अब आपको कभी भी कहीं भी मिल सकेगी। फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।